नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर परीक्षा को लेकर जारी अलर्ट की। आपको याद होगा, अग्निवीर योजना के विरोध में बिहार में जमकर बवाल हुआ था। कई ट्रेनों को जला दिया गया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। कल अग्निवीर बनने के लिए परीक्षा है, लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। सभी परीक्षा केंद्र पर चौकसी बरतने के निर्देश भी पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल अगले 24 जुलाई को अग्निवीर की परीक्षा होनी है और इसको लेकर राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर चौकसी बरतने का निर्देश बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से स्थानीय जिला प्रशासन को दिया गया है। परीक्षा के दौरान कोई विरोध नहीं कर सके या परीक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करे, इस पर खासा ध्यान देने को कहा गया है। किसी सेंटर पर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हो और कोई भी बाहरी तत्व परीक्षार्थियों को परेशान नहीं करे, इस पर भी नजर बनाए रखने की हिदायत दी गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अग्निवीर एग्जाम और अग्निवीर बहाली को लेकर जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, उसके बाद जो उपद्रव खासकर बिहार में हुआ था, उसके बाद से अब आईबी और पुलिस मुख्यालय लगातार अलर्ट मोड में है। और यही कारण है कि परीक्षा को लेकर कोई ऐसी बात आने पर सख्ती से निपटा जा सके, इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात उस साजिश की जो पूरे बिहार की चिंता बढ़ा रही है। फुलवारीशरीफ टेरर मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज आईबी ने 8 जिलों को लेकर जो अलर्ट जारी किया है वो बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार की शांति से साजिश, आईबी ने 8 जिलों को किया अलर्ट। जुमे की नमाज के बाद बिहार को जलाने की साजिश। बिहार की धरती से खतरनाक साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और दोहा तक नफरत का जाल बुना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में आईबी की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है वो और भी खतरनाक है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक बिहार में शुक्रवार की नमाज के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश है। कट्टरपंथियों की तरफ से ये साजिश रची गई है। खासकर उत्तर बिहार के 7 से 8 जिलों के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार की नमाज के बाद उपद्रव फैलाने की साजिश हो सकती है। आईबी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासकर उत्तर बिहार के जो 7-8 जिले हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आईबी ने यह सलाह दी है कि उत्तर बिहार के जो जिले हैं जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, अररिया है, सीतामढ़ी हो या फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। जाहिर है आतंक की आग से बिहार को झुलसाने की साजिश रची गई है। इसी महीने यानी जुलाई में ही पीएफआई के बैनर तले पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बड़ा सम्मेलन भी होने वाला था, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से 1000 लोगों के आने की संभावना थी। पूछताछ में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोगों को मैसेज भी भेजा जा रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आपको कल से यानी रविवार से लेकर अगले शुक्रवार तक बिहार में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कल अग्निवीरों की पहली परीक्षा है। गड़बड़ी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले जुम्मे की नमाज के बाद बवाल की आशंका जताते हुए आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी ने 8 जिलों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है, जिसे देखते हुए आईबी ने अलर्ट जारी किया है। ये 2 तस्वीरें आपको सावधान और अलर्ट कर रही हैं। जाहिर तौर पर आपको उन असामाजिक तत्वों की करतूत को यहां पर पहचानने की जरूरत है जो बिहार की शांति में खलल डाल सकते हैं।
और एक बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर पत्रकार नगर में खून के अवैध धंधे के मामले का खुलासा हुआ है। ड्रग्स विभाग ने मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। बड़े निजी अस्पताल से जुड़े हैं अवैध धंधे के तार। ये बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल के कर्मी भी अवैध धंधे में शामिल हैं। ड्रग्स विभाग ने अलग से एक टीम गठित किया है। निजी अस्पताल के ब्लड बैंक का कर्मचारी संतोष कुमार इसका दोषी बताया जा रहा है। पुलिस ने संतोष कुमार को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। घर से ब्लड के 44 बैग यहां पर बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के कर्मी भी इस धंधे में शामिल हैं। ड्रग्स विभाग ने एक टीम गठित किया है और इस पूरे मामले का खुलासा अब इस टीम की ओर से जल्द किया जाएगा। और खबर जमुई से है, जहां लक्ष्मीपुर के उत्क्रमित मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर मिड डे मील का सेब घर ले जाने का आरोप लगा है। सेब ले जा रहे हेडमास्टर को घेरकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीण स्कूल से घर जा रहे हेडमास्टर संतोष कुमार सिंह को सड़क पर रोककर सेब चुराने का आरोप लगाते हुए बैग की जांच करने लगे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह दर्जनों की संख्या में ग्रामीण हेडमास्टर का बैग की जांच करने पर अड़े हैं। वहीं वीडियो में हेडमास्टर का साफ तौर पर कहना है कि सेब महंगा है, बच गया है तो उसे लौटाने जाना है। जबकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि बच्चों को आधा सेब दिया गया और बच्चों के सेब को घर ले जाया जा रहा है। वहीं इस वायरल हो रहे वीडियो के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, देखिए भाइयों लोग, यही ले जा रहा है सर, बच्चा का हक ले जा रहा है सर, चोरी करके ले जा रहा है स्कूल से। हम लौटाएंगे। कहाँ लौटाइएगा सर? आप बच्चा को आधा दीजिएगा, उसके बाद लौटाइएगा। स्कूल में हम मांगे सर आपसे, कहाँ कब बोले सर बताइएगा। सबूत है सर, हम मांगे थे आपसे, हम कब नहीं दिए, आप आपसे मांगे थे सर। मानसून की बेरुखी की वजह से बिहार सूखे की तरफ बढ़ रहा है। खेतों में पानी नहीं है और किसान बेहद परेशान हैं। सबसे चिंता की बात यहां पर यह है कि कई नदियों भी सूखे के कगार पर हैं। ऐसे में एक नदी है पुनपुन नदी। सावन के महीने में ये नदी सूख चुकी है और ये नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी के किनारे रहने वाले लोग कहते हैं कि ऐसी तस्वीर 1966 में देखने को मिली थी जब अकाल पड़ा था। वैसे ही तस्वीर इस बार भी देखने को मिल रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पुनपुन नदी की तस्वीर है और ये वही पुनपुन नदी है जब हर मानसून के समय इस नदी की वजह से पटना पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन सावन का महीना है और नदी छोटे से नाले में तब्दील हो गई है और नाला भी इससे बेहतर होता है कि कम से कम उसके पानी की धार कंटिन्यू बनी रहती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुनपुन नदी की तस्वीर है और ये तस्वीर देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में इस बार मानसून की बेरुखी की वजह से पूरा बिहार कैसे पानी की समस्या से जूझ रहा है। किसान परेशान है, नदियां सूख चुकी हैं और ये तस्वीर बहुत कुछ बड़ा इशारा करता है कि इस बार क्या कुछ बिहार में होने वाला है। बिहार सरकार लगातार अलर्ट मोड में है और सूखे से निपटने की तैयारी भी कर रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरेश पंडित। सुरेश जी, ये जो पीछे आप पुनपुन नदी देख रहे हैं, इसके पहले कभी ऐसी तस्वीर दिखी थी जब मानसून के समय ऐसी तस्वीर थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन कभी आज से 1966 में अकाल पड़ा था। हाँ। बहुत घनघोर अकाल ऐसा पड़ा था। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी क्या स्थिति है अगल बगल के इलाके में? क्या स्थिति खराब है, यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। बहुत तरह के रोपण नहीं हुआ है अभी। तो सुरेश पंडित ने बताया कि 1966 में पुनपुन नदी की तस्वीर मानसून के समय ऐसे ही देखने को मिली थी और कई साल गुजर जाने के बाद पुनपुन नदी की तस्वीर ऐसे देखने को मिल रही है कि बरसात के समय ये नदी छोटे से नाले में तब्दील हो गया है। और अमूमन हम लोगों ने बरसात के समय देखा है कि पुनपुन नदी जब उफान पर होती है तो पटना पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है और जिला प्रशासन के लोग लगातार गश्ती करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर ऐसी है कि पूरी तरीके से नदी सूख चुकी है और इसकी तस्वीर ऐसे कब तक रहती है फिलहाल कोई नहीं जानता। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन।
बिहार में जीविका दीदियों को सरकार एक और रोजगार का बड़ा अवसर देने जा रही है। अब अस्पताल के मरीजों और चिकित्सकों का पोशाक भी जीविका दीदियां ही तैयार करेंगी। राज्य में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भोजपुर के कोइलवर से हो रही है, जहां जीविका दीदियों को बतौर सिलाई कढ़ाई से लेकर पैकेजिंग तक की ट्रेनिंग दे दी गई है। कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला से ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले 15 दिनों में होने वाली है, जिसकी तैयारी में जीविका दीदी जुट गई हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। समाज सुधार अभियान में भागीदारी निभाने वाली जीविका दीदी अब सरकारी अस्पताल के मरीजों और डॉक्टरों के लिए पोशाक तैयार करेंगी, जिसको लेकर जीविका दीदियों का चयन हो गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी भोजपुर जिले से हो रही है। तो भोजपुर के कोइलवर मानसिक रोग अस्पताल में इस वक्त सभी जीविका दीदी मौजूद हैं, जिनका चयन किया गया है। जो ट्रेनर हैं या फिर जो जीविका के मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं। तो बता दें आपको कि दीदी की रसोई में मिली सफलता के बाद अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जीविका दीदी अब पोशाक भी तैयार करेंगी। तो इससे पहले जो पोशाक तैयार होते थे उसको लेकर टेंडर जारी होता था और बड़ी बड़ी कंपनियां जो उसमें शामिल होती थी, लेकिन अब जीविका दीदी जो है सिलाई कढ़ाई के साथ साथ जो मरीज हैं उनकी एक तरह से समझिए कि सेवा कर पाएंगी। मैं दुर्गा देवी, घर बाग मझुआ, पंचायत मथुरापुर से हूँ। मैं समान जीविका के अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहते हैं, नीतीश भैया से मैंने अनुरोध है कि मैं नीतीश भैया को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैं जीविका दीदी लोग यही चाहते हैं कि नीतीश भैया और हम लोग के रोजगार दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 9 अगस्त को इसका उद्घाटन होना है और हम लोग इसकी शुरुआत 5 अगस्त से ही प्रारंभ कर देंगे। और दीदियां जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं स्टिचिंग में, उनके माध्यम से जो है हम लोग शुरुआत में 2 से 3 दिन जो है जो पोशाक का एक डिज़ाइन होता है उस अकॉर्डिंग पे हम लोग काम करवाएंगे। हमारे नीतीश भैया के तरफ से एक बहुत बड़ा परियोजना हमारे जीविका दीदी को मिला है। इसके लिए मैं नीतीश भैया को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। जो भी हमारे बेरोजगार दीदी थी, आज उनके लिए एक रोजगार मिला हुआ है। सब दीदी मिलकर हमारे कोइलवर ब्लॉक में कम से कम 60 से 100 दीदी जो हैं हमारे मानसिक हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कपड़ा सिलाई करेंगी। हमारे नीतीश भैया ना औरत को सबको जागरूक किए, सब जीविका बनाए और औरत को जागरूक किए। पहला बात कि बिहार में शराबबंदी करवाएं। नीतीश भैया ना को कोटि कोटि हमारे तरफ से प्रणाम है। हम रसोइया का दीदी को काम दिए और सब दीदी को जागरूक किए। तो जीविका दीदियों ने साबित कर दिखाया है पहले भी, चाहे वो समाज सुधार अभियान में शराबबंदी की बात हो या फिर दहेज प्रथा या बाल विवाह, उसके साथ साथ दीदी की रसोई। फिर से एक बड़ा मौका मिला है कि अस्पताल के मरीजों और डॉक्टरों के लिए अब ये पोशाक तैयार करें। इसको लेकर ये लोग संकल्पित हैं और कह रही हैं फिर से हम साबित कर दिखाएंगे कि जीविका दीदियों में दम है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, कोइलवर, भोजपुर। और बिहार में पहली बार बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। करीब 10 साल के बाद बिहार बीजेपी राजधानी पटना में बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 30 और 31 जुलाई को होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर के पार्टी के नेता शामिल होंगे। बीजेपी के 7 मोर्चा, युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यसमिति की बैठक एक साथ होने जा रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर 50 से अधिक नेताओं को खास जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति, संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिवसीय प्रवास होगा और उसमें 8 राष्ट्रीय महासचिव आएंगे। यह पहली बार है कि इतनी विस्तृत बैठक सभी संयुक्त मोर्चा की हो रही है। ये हमारी संयुक्त मोर्चों की बैठक है और पहली बार रियल में पहली बार हो रही है कि हमारे राष्ट्रीय बैठक जो है प्रदेश की वो हमारे बिहार में हो रही है और हमारे बिहार के भिन्न भिन्न जगहों से लोग आ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि उनकी अच्छी सी तैयारी हो, इसकी बैठक चल रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत 18 से 23 जुलाई तक मनाए जा रहे आइकॉनिक सप्ताह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना जंक्शन पर देशभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन में स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी दौरान दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत 2 स्टेशन आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेशन पर और पटना जंक्शन पर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा यहां लगाकर फोटो लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 18 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 तक स्टेशन पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज यहाँ पटना जंक्शन पर राजेंद्र प्रसाद को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं अगर आरा की बात करें तो आरा में वीर कुंवर सिंह की पिक्चर्स लगाकर वहां पे उन्हें नमन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तमाम कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम स्टेशनों पर आयोजित किए जा रहे हैं। अगर पटना जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कई स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया गया है, जहाँ उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कई नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, जहां आज देश के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो स्टेशन पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन, इस कार्यक्रम के समापन पर ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा और इन्होंने अपना योगदान देश की आजादी में दिया है, उन्हीं को आज यहाँ नमन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर के बुनियादी स्कूल चौरसिया में मोहनिया विधायक शिक्षक की भूमिका में नजर आई। विधायक स्कूल में पढ़ाई और एमडीएम का जायजा लेने अचानक स्कूल पहुंची। विद्यालय कैंपस में पहुंचने के बाद विधायक सीधे क्लासरूम में चली गईं। क्लासरूम में बच्चे थे मगर शिक्षक नहीं थे। ऐसी स्थिति में खुद छात्रों को पढ़ाने लगी। इसी बीच क्लासरूम में जब शिक्षिका आई तो विधायक आग बबूला हो गई और कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। विद्यालय के औचक निरीक्षण करने के बाद विधायक ने एमडीएम भोजन का स्वाद भी चखा। विधायक ने छात्रों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मुझे तो ये मिला कि कक्षा में बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ शिक्षक उपस्थित नहीं थी। और जब मैंने बच्चों से पूछा कि लास्ट क्लास में आपकी क्या पढ़ाई हुई, तो उन्होंने देखा कि मैं ट्रांसलेशन वो पढ़ रहे थे। इसलिए मैंने पहले तो मैंने टेंस ही पढ़ा दिया। उसके बाद शिक्षक को बुलाई और ये गलत बात है कि बच्चे क्लास में हों और आप वहाँ उपस्थित हों। तो ये समझ में कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा की पोल खुलती हुई भी नजर आई। हाईकोर्ट ने सीमांचल इलाके में गुंडा बैंक और सूदखोरों के नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। ऐसे में अररिया और फारबिसगंज समेत सभी प्रखंडों में इसकी चर्चा होने लगी है। अररिया में गुंडा बैंक तो नहीं, लेकिन सूदखोरों के आतंक की कहानी इतनी गंभीर है। बीते सप्ताह फारबिसगंज के व्यवसायी रंजीत जायसवाल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बारे में न तो उनके परिजन और न ही शहरवासी कुछ बोलने को तैयार हैं। जिले में सूदखोरों का सबसे बड़ा इलाका फारबिसगंज शहर है। सूदखोर कर्ज के एवज में जमीन, जेवरात, बाइक, ट्रैक्टर और घर तक पर कब्जा कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।